आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, यानी कि ARSN1 रिएक्शन के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर ये क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से लिखना है। इसमें तीन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। एक वॉन रिच्टर रिएक्शन, एक स्मॉल रीअरेंजमेंट और एक और रिएक्शन होती है जिसका नाम है सोमलेट-होसर रीअरेंजमेंट। तो ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं, जिसमें इस वीडियो में मैं केवल दो रिएक्शन वॉन रिच्टर रीअरेंजमेंट और एक स्मॉल रीअरेंजमेंट को कवर करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से क्या क्या आपको लिखना है ARSN1 रिएक्शन में। ARSN1 रिएक्शन होती क्या है, देखो इसमें क्या होता है, एक हमारे पास कंपाउंड होता है, उसमें सबसे पहले लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है जिससे कार्बोकैटायन बनता है। जो लिविंग ग्रुप होता है ना, वो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है, यानी कि दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकलती है, जिससे पीछे वो पॉजिटिव चार्ज छोड़ करके जाती है। यानी कि इस रिएक्शन में हमारे पास कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट बनता है, यानी कि ये हमारी फर्स्ट स्टेप होती है जिसमें कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट बनता है। इसकी सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकैटायन पर अटैक करता है जिससे वो प्रोडक्ट बना लेता है। तो देखो यहां पर लिखना कैसे है, इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इट गिव्स बाय एरोमेटिक डाइएजोनियम साल्ट, यानी कि ये जो ARSN1 रिएक्शन होती है ना, ये एजोनियम डाइएजोनियम साल्ट के द्वारा दी जाती है। वो एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है। अगर एरोमेटिक हमारे पास एरोमेटिक डाइएजोनियम साल्ट है तो ARSN1 रिएक्शन होगी। अगर एलिफेटिक डाइएजोनियम साल्ट है तो एलिफेटिक SN1 रिएक्शन होगी, ठीक है। तो यहां पर हम ARSN1 रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग होगी, उस एरोमेटिक रिंग से N2Cl यानी कि डाइएजोनियम साल्ट जुड़ा हुआ होगा। अब ये डाइएजोनियम साल्ट पूरी तरीके से फर्स्ट स्टेप में बाहर निकल जाएगा जिससे कार्बोकैटायन बनेगा। देखो यहाँ पर RDS स्टेप जो स्लो स्टेप है ना, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इस स्टेप में सबसे पहले हम हीट देंगे इस कंपाउंड को, डाइएजोनियम साल्ट को हीट देंगे, जिससे ये डाइएजोनियम साल्ट जो है ये बाहर निकल जाएगा और कार्बोकैटायन बनेगा एज एन इंटरमीडिएट। अब अगली स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। इन दिस रिएक्शन कार्बोकैटायन इज फॉर्म एज एन इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के रूप में फॉर्म होता है। अगली चीज इन RDS स्टेप, यानी कि इसमें जो RDS स्टेप है ना, इसी में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, और जो भी RDS स्टेप होती है वो स्लो स्टेप होती है। तो यहां पर केवल हमारे पास एरोमेटिक डाइएजोनियम साल्ट है जो कि N2 और Cl बाहर निकालता है जिससे कार्बोकैटायन बनता है, यानी कि RDS स्टेप में हमारे पास केवल सबस्ट्रेट है। तो केवल सबस्ट्रेट है, इसलिए यहां पर हमारी जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, ठीक है। तो अगर यहां पर इस RDS स्टेप में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व होता, यानी कि यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक न करके RDS स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता, उस कंडीशन में हमारी जो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, ठीक है। तो RDS स्टेप ही बताती है कि हमारी जो रिएक्शन है वो कौन से काइनेटिक्स को फॉलो करती है, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर कौन से काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन सबस्ट्रेट इंक्रीज द रेट ऑफ ARSN1 रिएक्शन, यानी कि इस सबस्ट्रेट में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए होंगे वो इसकी रेट को बढ़ाएंगे, इस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे। RDS स्टेप जो है इसको बढ़ाएंगे, इसके टाइम पीरियड को घटाएंगे और रेट को बढ़ाएंगे, यानी कि तेज रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि यहां पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बनी है। अब पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बनी है तो उसको बैलेंस कौन करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी कि उस कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी कौन देगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इस रिंग के साथ जुड़े हुए होंगे, इस रिंग के साथ जुड़े हुए होंगे, उतना ही बेटर है इसकी स्टेबिलिटी, उतनी ही बेटर होगी इसकी स्टेबिलिटी। इसके एविडेंसेस देखते हैं। एक्सपेरिमेंटली वी ऑब्जर्व दिस रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, क्योंकि देखो यहां पर एक्सपेरिमेंटली हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो ये रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। वो किस तरीके से करती है वो देखते हैं। बिकॉज इन RDS स्टेप ओनली सबस्ट्रेट आर इन्वॉल्व, यानी कि RDS स्टेप में केवल सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होता है।
एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहां पर न्यूक्लियोफाइल का कोई भी इन्वॉल्वमेंट, बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, तो हमारी जो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन है, उसकी जो मात्रा है, उस पर हमारी रेट डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि रेट इस स्टेप से डिसाइड हो रही है। ये तो फास्ट होती है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होता है, हमेशा फास्ट होता है यहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहां पर N2Cl, देखो N2Cl आ गया, समझ लेना यहां पर हमारी ArSN1 रिएक्शन होने वाली है, कार्बोकैटायन बनेगा। तो देखो यहां पर RSH जो है ना, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये रिएजेंट है, इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो है ना वो अटैक करेगा, यानी कि यहां पर H जो है ये तो प्लस के रूप में फॉर्म होगा, यानी कि H प्लस जो है वो तो इलेक्ट्रोफाइल है, और इसका RS माइनस ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। यानी कि ये क्या है, RSH ये है हमारा रिएजेंट, ये RSH क्या है, रिएजेंट। इसमें दो पार्ट हैं, एक न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ये पार्ट, और H प्लस यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो हमें जरूरत किसकी है, न्यूक्लियोफाइल की। तो यहाँ पर SR जो है ये अटैक करने वाला है, ठीक है। तो यहां पर SR अटैक कर गया, क्योंकि यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल है, और यहां पर H2 में क्या होगा, एक H प्लस और एक OH माइनस है। न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, OH माइनस। तो OH माइनस अटैक करेगा, यहां पर से ये बाहर हो जाएगा और OH माइनस यहां पर जुड़ जाएगा, ठीक है, तो फिनोल बनेगा। अब यहां पर अगली जो रिएक्शन है, इसमें ROH है, ध्यान से देखना, यहां पर ROH यानी कि एल्कोहल है, और एल्कोहल में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा होता है, RO माइनस और H प्लस, यानी कि जो एल्कोहल होता है वो RO माइनस और H प्लस में टूटता है, तो RO माइनस जो है वो यहां पर जुड़ेगा, ठीक है, RO माइनस जुड़ने वाला है। अगली स्टेप में अगली जो रिएक्शन है, इसमें पोटेशियम आयोडाइड है, जिसमें आयोडीन क्या है, न्यूक्लियोफाइल, पोटेशियम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर जुड़ेगा और आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। ये हमारी ArSN1 रिएक्शन। अब यहां पर कुछ रीअरेंजमेंट है, वो देख लेते हैं। फर्स्ट है वॉन रिच्टर रीअरेंजमेंट। ये किस तरीके से होता है इसको समझते हैं। तो इसमें पहली चीज क्या है, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होगा, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, यानी कि एक सबस्ट्रेट है। हमारे रिएक्शन में क्या क्या होता है, एक सबस्ट्रेट एक रिएजेंट है। रिएजेंट जो होता है वो सबस्ट्रेट पर अटैक करता है। तो यहां पर सबस्ट्रेट क्या है, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, यानी कि एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड आपको दिया जाएगा, उस पर आपको रिएजेंट साइनाइड का अटैक कराना है। यानी कि हमारे पास रिएजेंट, जो भी रिएजेंट होगा उसमें साइनाइड जरूर होगा। अब इस माइनस को बैलेंस करने के लिए कुछ भी हो सकता है, KCl भी हो सकता है, HCN भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां पर साइनाइड आपको जरूर देखने को मिलेगा एज ए रिएजेंट, एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन कैसे होगी, इस तरीके से। ये हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड है, इस नाइट्रो कंपाउंड में हम KCN यानी कि पोटेशियम साइनाइड डालेंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इसके मैकेनिज्म से देखते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन हुई है। तो नाइट्रो कंपाउंड है। अब सबसे पहले क्या होगा, अब सबसे पहले ये साइनाइड अटैक करेगा, किस तरीके से करेगा, यहां पर सबसे पहले ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये यहां पर आएंगे और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर जाएंगे। तो यहां पर साइनाइड आराम से नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, यहां पीछे पॉजिटिव आएगा, अटैक कर लेगा, यहां पर जुड़ जाएगा। अब यहां पर इस रिंग की एरोमेटिसिटी खत्म हो चुकी है, तो ये रिंग क्या करेगी, अपनी एरोमेटिसिटी को दोबारा लाना चाहेगी, इसलिए क्या करेगा, सबसे पहले H प्लस बाहर होगा, और H प्लस बाहर होगा तो यहां पर बॉन्ड लाने के लिए इस बॉन्ड को भी हमें ऊपर भेजना पड़ेगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये नाइट्रोजन जो है ये भी बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहां से देखो यहां पर नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा। हाँ, यहां पर दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं ये यहां पर गए, ठीक है, इस कार्बन पर। अब इस कार्बन पर गए और नाइट्रोजन की ये जो इलेक्ट्रॉन थे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन की तरफ गए, तो यहां पर पीछे क्या आएगा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के कहां पर जा रहे हैं, नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा। तो यहां के दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में जा रहे हैं, ठीक है, बॉन्ड फॉर्म हो चुका है और कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब यहां पर क्या होगा,
यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन पर अटैक करेगी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगी और यहाँ का जो बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब शिफ्ट हो गया, एक माइनस चार्ज आ चुका है नाइट्रोजन पर। अब क्या होगा, यहाँ पर ये इसने ये इस ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब क्या होगा, ये पीछे वाला जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा ताकि ये डबल बॉन्ड बना करके न्यूट्रल हो सके। जिससे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा और इस ऑक्सीजन पर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पर आएगी। अब इससे क्या होगा, इससे ये भी अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, ये भी अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा और इसके लिए क्या करेगा, ये इस कार्बन के और नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन है, इसको नाइट्रोजन पर भेजेगा, जिससे पूरी तरीके से यहां पर ये भी न्यूट्रलाइज हो गया। ये होने के बाद ये कार्बन और ऑक्सीजन जो है इसका भी डबल बॉन्ड बन चुका है और नाइट्रोजन पर दो माइनस चार्ज आ चुके हैं। अब 2 माइनस कैसे आए हैं, क्योंकि देखो यहां पर इस नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन मिलता है नाइट्रोजन का तो केवल यहां पर एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो, लेकिन यहां पर दोनों के दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर आ रहे हैं, नाइट्रोजन पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहां पर नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और केवल एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहां पर देखो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है। यहां पर नाइट्रोजन कार्बन, लेकिन कार्बन नाइट्रोजन के बीच में नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन इज ए मोर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये खुद के पास ले जाना चाहेगा। लेकिन मान लो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन के पास चला जाए और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, तो क्या होगा, कार्बन का फ्री रेडिकल बनेगा और नाइट्रोजन का फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल तब बनते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास चले जाएं, यानी कि खुद के इलेक्ट्रॉन वो लेकर के चले जाएं, तब होता है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेके जा रहा है तो यहां पर 2 माइनस क्रिएट हो जाएगा, 2 माइनस का क्रिएट हो जाएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर क्रिएट हो जाएंगे। अब क्या होगा, आगे अगले स्टेप में H3O+ आएगा, यानी कि हमारे पास वाटर है उसमें थोड़ा एसिड डाल दिया, H3O+ हो गया, यानी कि हमारे पास पानी है उसका एसिडिक मीडियम बनाया दिया, उसी को हम H3O+ कहते हैं। यानी कि ये जो सॉल्यूशन बना है, अब इसके पास H+ काफी मात्रा में है, ये आराम से H+ दे देगा, 2 H+ ये नाइट्रोजन ले लेगा और NH2 बना लेगा। NH2 बनाने के बाद यहां से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन रिमूव होंगे। रिमूव होने के बाद यहां पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। यहां पर देखो, यहां पर क्रिएट हो चुका है। अब अगली स्टेप में क्या होगा, बाहर से हम OH यानी कि बेस देंगे, बाहर से बेस डालेंगे OH-, ये कहां पर जाएगा, इस कार्बन पर, क्योंकि देखो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, किस तरफ बॉन्ड माइग्रेट करेगा, इस ऑक्सीजन की तरफ। OH कहां पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर, ठीक है। अब कार्बन पर अटैक करने के बाद ये स्पीशीज बनेगी। अब क्या होगा, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां से इस बॉन्ड को इस तरफ माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट करने के बाद इसको हमें इस तरफ भेजना पड़ेगा। अब इस तरफ भेजने के बाद ये बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट करेगा, जिससे क्या होगा, एक तो N2 बाहर निकलेगी, यहां से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना करके बाहर निकल चुके हैं। क्योंकि देखो यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर गए, यहां पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, यहां की बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर गए, इस कार्बन पर, पीछे क्या छोड़ेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बना करके नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर हमें पीछे नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा, जिसमें H3O+ जो है वो H+ दे देगा और इसे बैलेंस कर देगा, इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर देगा और फाइनली हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। अगली चीज, इन दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड आर ट्रीटेड विद साइनाइड आयन, देन नाइट्रो ग्रुप इज रिमूव एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज जनरेटेड एट द ऑर्थो पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन एटम। यानी कि यहां पर क्या होता है, नाइट्रो कंपाउंड होता है। अब इस नाइट्रो कंपाउंड का जब रिएक्शन हम इसको ट्रीट कराते हैं साइनाइड की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, ये नाइट्रो ग्रुप तो हट जाता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है, किसके रेस्पेक्ट में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है एट ऑर्थो पोजीशन पर आ जाता है विद रेस्पेक्ट टू नाइट्रो ग्रुप, यानी कि नाइट्रो ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पर हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है और नाइट्रो ग्रुप जो है ये बाहर हो जाता है।
इसके एविडेंसेस, नाइट्रोजन इज ऑल्सो द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, इसमें नाइट्रोजन निकलता है, ये एक मेजर प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शन का। इफ दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ लेबाइल ऑक्सीजन इन NO2, यानी कि अगर ये रिएक्शन हमारी लेबाइल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराई जाए, यानी कि ये जो ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन को लेबाइल बना दिया जाए, यानी कि यहाँ पर इस ऑक्सीजन का हम आइसोटोप यूज कर लें। अब क्यों कर रहे हैं? ताकि हम ये पता लगा सके कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कहाँ पर जाती हैं, किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, क्या इसकी मैकेनिज्म होगी। मैकेनिज्म को जानने के लिए हम आइसोटोप लेबलिंग का यूज करते हैं। आइसोटोप से हम इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन O18 का यूज कर लेते हैं, ठीक है, आइसोटोप बना दिया इनको। अब हम क्या देखते हैं कि इस NO2 का एक जो ऑक्सीजन होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ही आता है, केवल एक ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के पास दो ऑक्सीजन होती हैं। एक किसका है? कार्बोक्सिल, एक है नाइट्रो कंपाउंड का, और एक कहां से आया है? एक आया है इस OH ग्रुप से। देखो यहां पर देखो, यहां पर नाइट्रो है NO, ठीक है, इस NO2 के पास दो ऑक्सीजन है हमारे पास, है NO2 के पास है, और दोनों लेबाइल हैं, इसे स्टार लगा देते हैं, ठीक है, ये स्टार से इसे डिनोट कर देते हैं हम। तो यहाँ पर इन पर भी स्टार लगा देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन आई है ये किसकी है? इस NO2 की। NO2 जो ग्रुप है उसकी ये ऑक्सीजन है। अब देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन वो ही NO2 की है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन वो ही NO2 की है, ये ऑक्सीजन वो ही NO2 की है, लेकिन ये ऑक्सीजन इस OH से आई है। यानी कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो है वो आइसोटोपिक ऑक्सीजन होगी, यानी कि वो NO2 की ऑक्सीजन है। यानी कि इस रिएक्शन से ये पता चलता है, इसकी मैकेनिज्म को हम देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड हुई है इस आइसोटोप लेबलिंग प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। देन इन द प्रोडक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हाफ O2, यानी कि एक O2 का जो एटम है वो हमारे पास लेबाइल होता है, एंड हाफ OT इज नॉट लेबाइल्ड, यानी कि एक O2 का जो एटम है वो तो हमारे पास लेबाइल होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और एक नहीं होता है। दैट प्रूव इन कार्बोक्सिलिक एसिड ओनली वन एटम ऑफ O2 कम्स फ्रॉम NO2 ग्रुप, यानी कि एक एटम जो ऑक्सीजन का है वो ही केवल NO2 ग्रुप से आता है। अब हमारी अगली रिएक्शन है स्माइल रीअरेंजमेंट। अब स्माइल रीअरेंजमेंट में क्या होता है वो देखते हैं। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। वो किस तरीके से होती है वो देखते हैं। स्माइल रीअरेंजमेंट इज ऑल्सो इस ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि इस टाइप का हमारे पास मॉलिक्यूल होता है जिसमें हमें इस तरीके की स्माइल रीअरेंजमेंट देखने को मिलती है, जिसमें एक हमारे पास रिंग होगी, उस रिंग से हमारे पास G, ये जो G है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। ध्यान से देखना, ये इस तरीके का आपको सिस्टम मिलेगा जिसमें एक रिंग होगी जिससे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, और उसकी एक पोजीशन पर एक X एटम जुड़ा हुआ होगा, और ये X कुछ भी हो सकता है, ये X ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, SO2 भी हो सकता है, और उसकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर हमारे पास OH, SH, RSH, ये कुछ हमारे पास ग्रुप्स जुड़े हुए होंगे। यानी कि इस रिएक्शन के जो सबस्ट्रेट है उसका स्केलेटन, उसका जो मॉडल है वो कुछ इस तरीके से होगा, ये वो इस तरीके का हमारे पास कुछ दिखाई देगा सबस्ट्रेट, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम बेस डालेंगे और प्रोडक्ट में बदल जाएगा। इसमें क्या होगा, ये जो Y ग्रुप है ना, ये X की जगह पर चला जाएगा, और जो X है ये Y की जगह पर आ जाएगा। यानी कि X अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन इस Y की जगह पर आ जाएगा, और Y की जगह अगर हम SH लेते हैं तो सल्फर ऊपर चला जाएगा और ऑक्सीजन नीचे आ जाएगा। ओके, दिस रिएक्शन इज ऑब्जर्व इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, यानी कि इस रिएक्शन में बेस की जरूरत हमें होती है। ड्यूरिंग द रिएक्शन मीजेन-हेमियर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म एज एन इंटरमीडिएट, यानी कि इस रिएक्शन में मीजेन-हेमियर कॉम्प्लेक्स बनता है। मीजेन-हेमियर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? मीजेन-हेमियर कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके का होता है जिसमें हमारा जो ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज, देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, देखो यहाँ पर आया, यहाँ पर, यानी कि पूरी रिंग में नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। इसलिए यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज और कुछ इस तरीके से इसे शो करते हैं। यहाँ पर G एटम और यहाँ पर ये जो भी है X, यहाँ पर Y
ठीक है, ये वाई यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं हम मीजेन-हेमियर कॉम्प्लेक्स, यानी कि नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग में घूम रहा है, ये मीजेन-हेमियर कॉम्प्लेक्स इस रिएक्शन में बनता है। ठीक है, दिस इंटरमीडिएट इज ऑल्सो नोन एज साइक्लोहेक्साडाइइनालाइड एनायन, यानी कि इसको, इस कॉम्प्लेक्स को जो है ना, इसे बोलते हैं साइक्लोहेक्साडाइइनालाइड एनायन बोलते हैं। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें देखो होता क्या है, इसमें सबसे पहले हम बेस यूज करते हैं। बेस क्या करेगा, इस YH, ये YH जो ग्रुप है, YH कुछ भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, SH भी हो सकता है, RSH भी हो सकता है, उससे H प्लस बाहर निकालेगा, इससे नेगेटिव चार्ज स्पीसीज बनेगी। अब ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज यहां पर अटैक करेगी और ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, यानी कि इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, पीछे पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज पर कौन अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज, और बॉन्ड बना लेगा, यानी कि Y यहां पर बॉन्ड बना चुका है। अब ये जो है ये डीलोकलाइज होगा और यहां तक पहुंचेगा, इस G तक पहुंचेगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि G जो है यहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अब देखो ये यहां पर नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पर आ चुका है, अब नेगेटिव चार्ज को कौन बैलेंस करता है, उसको सेटिस्फाई, उसको स्टेबिलिटी कौन देता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। ठीक है, इसीलिए हम G की जगह पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यूज करते हैं, जैसे साइनाइड, NO2, ये ग्रुप हम यूज करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज यहां पर आ चुका है। अब नेगेटिव चार्ज के बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे इसके बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, और ये बॉन्ड टूट करके यहां पर चला जाएगा, जिससे Y जो है इसका बॉन्ड बचा रह जाएगा और X का बॉन्ड टूट जाएगा, और टूटने के बाद इसको हम इस तरीके से पलटा लेंगे, क्योंकि यहां पर जो Y है ये यहां पर चला जाएगा और X जो है ये यहां पर इस तरीके से पलटा मार देगा। अब पलटा मारने के बाद कुछ इस तरीके का हमें दिखाई देगा, जिस पर नेगेटिव चार्ज X पर होगा। अब X पर नेगेटिव चार्ज आने के बाद H3O+ लेंगे, H3O+ क्या करेगा, H+ देगा, और H+ कहां पर जाएगा, X के पास जाएगा, और हमें ये लास्ट में प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जिसमें Y जो है Y X की जगह पर जा चुका है, X पहले ऊपर था, अब लास्ट में जब प्रोडक्ट बनता है तो Y X की जगह पर चला जाता है। ठीक है, यहां पर हमारे पास X जो है ये सब हो सकते हैं, Y ये सब हो सकते हैं। ठीक है, इफ YH ग्रुप सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अगर भाई साहब YH जो ग्रुप है, देखो Y एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे हम। अब न्यूक्लियोफाइल को और भी ज्यादा न्यूक्लियोफाइल कौन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े होंगे उसकी Y की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन जो उसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी भरमार हो जाएगी, यानी कि वो एज ए बेस्ट न्यूक्लियोफाइल हम उसे ट्रीट करा सकते हैं, एज ए बेस्ट न्यूक्लियोफाइल वो ट्रीट करेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ Y की न्यूक्लियोफिलिसिटी, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बढ़ा देंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहां पर Y के पास, इसके सराउंडिंग में, इसके चारों तरफ जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, अटैक करने की पावर बढ़ेगी, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है, एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है जिसमें हम X और Y की जगह पर अलग अलग एटम लेकर के देख रहे हैं। देखो यहां पर अब CH3 ऊपर था इस ऑक्सीजन की तरफ, इस ऑक्सीजन के सेकंड पोजीशन पर हमारे पास CH3 है, और यहां पर ऑक्सीजन जब ये पलटा खा करके आता है तो ये CH3 भी इसके साथ नीचे आ जाता है। रिएक्शन का मैकेनिज्म सिंपल ऐसे ही होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले बेस लेना है, इस SH का H जो है ये बाहर हो जाएगा, S पर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो यहां पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन यहां पर नेगेटिव चार्ज जो बनेगा वो डीलोकलाइज होगा, यहां तक आएगा। यहां तक आने के बाद यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बनाएगा, यानी कि यहां पर बॉन्ड क्रिएट करेगा, तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पलटा खाएगा, तो ये S जो है ये ऊपर चला जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, H3O+ जो है ये H+ देगा और OH बन जाएगा। इसी तरीके से इनमें होगा। यहां पर हम एक और रिंग यूज कर रहे हैं, तो हमें सिंपली ये देखने को मिलेगा, एक रिंग है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वहां पर जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, और यहां पर इसकी एक पोजीशन पर SO2 होगा, ऑक्सीजन होगा या फिर सल्फर होगा, और यहां पर उसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
पोजीशन पर OH या ऐसा ग्रुप होगा जिसके पास H+ होगा, क्योंकि H+ निकालना है, बेस डालेंगे H+ निकलेगा। तो इस तरीके की ये स्माइल रीअरेंजमेंट होती है। एक हमारे पास रिएक्शन बच गई, सोमलेट-हौसर रीअरेंजमेंट बच चुकी है, वो हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।